नमस्ते विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इतिहास की सहायक आचार्य सीमा चारण। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जो वीडियोस हम लोग सभी मिलकर के अपनी अपनी मेहनत से क्षमता के अनुसार आपसे शेयर कर रहे हैं, उनसे आप सभी लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। आज फाइनल ईयर यानी तृतीय वर्ष की कक्षा के पहले पेपर के अंतर्गत महालवाड़ी व्यवस्था पर मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी, कुछ हम चर्चा करेंगे। महालवाड़ी व्यवस्था अंग्रेज़ों द्वारा ब्रिटिश शासित भूभाग, ब्रिटिश में भी पूरी तरह से राजाओं के नियंत्रण में नहीं, डायरेक्ट जो शासित भूभाग थे उनमें 3 व्यवस्थाएं अपनाई गई थी। पहली थी परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त या ज़मींदारी व्यवस्था। दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इन दोनों व्यवस्थाओं के बारे में यानी स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी के बारे में पूर्व में ही कॉलेज के चैनल पर ही यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि आपने सभी ने वो वीडियोस देखे होंगे और उनको फिर से अपनी पुस्तक में पढ़कर अपनी जानकारी को रिवाइज़ किया होगा, अपडेट किया होगा। आज महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। बच्चों, कहीं ये महलवाड़ी आता है, कहीं महालवाड़ी आता है, ठीक है। महल या महाल जो है जागीर का ही एक हिस्सा कहलाया जाता था। इस पद्धति में जो है ऐसा ये माना जाता था कि ज़मीन जो है वो ज़मींदार की नहीं, किसान की नहीं, बल्कि पूरे गांव या महल की सम्मिलित संपत्ति है। भूमि सबकी सम्मिलित रूप से है, जिसमें कि सारे गांव के लोग भागीदारों का समूह हैं, को शेयरर्स हैं, जैसे शेयर मार्केट में होता है। ये सभी लोग मिल करके जो परगनों में, महालों में बांटी गई थी ज़मीन, उस पर लगान देने के लिए, भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। साथ ही साथ पर्सनल भी अलग अलग वो कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं इस व्यवस्था में, उसके अंतर्गत था, ठीक है। अब इसमें ब्रिटिश जो शासित भारत, हालांकि राजे रजवाड़ों में भी कंपनी का शासन था, बाद में ब्रिटिश सरकार का शासन था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। मैं कह रही हूँ प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश लोगों ने जिन प्रांतों पर शासन किया, उनकी टोटल ज़मीन का 30% भाग इसके अंतर्गत आता था। इसमें दक्कन के कुछ ज़िले थे, उत्तरी प्रांत, आज का उत्तर प्रदेश, आगरा, अवध, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, साथ ही साथ पंजाब के कुछ हिस्से भी इस व्यवस्था में आते थे। यानी देखो ये कि उत्तरी भारत में लगभग ये व्यवस्था लागू थी, हालांकि दक्कन के कुछ ज़िलों में भी थी। टोटल ब्रिटिश शासित भारत के कितने प्रतिशत भाग पर है? 30% भाग पर ये व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था की क्या विशेषता थी कि भूमि जो है, ज़मीन, वो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, वो ग्राम सभा की संपत्ति है। प्राचीन काल से ही भारत में गांवों में जो है एक तरह से ग्राम सभाएं होती थी, पंचायतें होती थी, जो कि विवादों का निपटारा करती थी, साथ ही साथ सिंचाई के साधन कैसे बांटे जाएंगे, चारागाह संबंधी फैसले, इस तरह के फैसले लिया करती थी। तो अंग्रेज़ों ने उत्तरी भारत के गाँवों में जो सभाएं थीं, उनको ये जिम्मेदारी दे दी कि आप गांव से लगान वसूल लीजिए। हर एक गांव के कर का निर्धारण सम्मिलित रूप से कर दिया गया। उसके बाद इन सभाओं पर ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आप किस ज़मीन से, किस व्यक्ति से कितना भू राजस्व लेते हैं, इसकी छूट उनको दे दी गई। कर नहीं देती थी तो ग्राम सभा पर जुर्माना लगाया जाता था, कृषकों पर नहीं। इस तरह से पूरी तरह से ये कहा गया कि हम तो जो है लोकतंत्र की स्थापना कर रहे हैं, ग्राम सभा के जो लोग हैं वो मिल करके
भूमि देंगे। अब इस व्यवस्था में कई बार ऐसा होता था कि किसान अगर अपना खेत छोड़ करके चला जाता है तो ग्राम सभा सामूहिक रूप से फैसला लेती थी कि उस ज़मीन को किसको दिया जाएगा, या सम्मिलित रूप से ग्राम सभा की ही उस भूमि को संपत्ति माना जाएगा। अब ये व्यवस्था लागू कैसे की गई? एक्चुअली थोड़ी सी कहानी लंबी है, थोड़ी सी बताना चाहूँगी कि आज का उत्तर प्रदेश अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांत मिला करके था। ये अंग्रेज़ों के सामने जो है अधीन टुकड़ों टुकड़ों में आया। 1801 में जब अवध के नवाब ने संधि की, सहायक संधि अंग्रेज़ों से, तो इनको इलाहाबाद और उसके आसपास के ज़िले सौंप दिए। फिर दूसरा जो आंग्लो मराठा युद्ध हुआ तो गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया था, जो मराठों के अंतर्गत था, इसको विजित कर लिया गया और अंतिम आंग्लो मराठा युद्ध के बाद और अधिक क्षेत्र प्राप्त कर लिए। ठीक है। अब वेलेस्ली जो कि पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, हेनरी वेलेस्ली, ये वो वाले नहीं हैं, इन्होंने क्या किया, ज़मींदारों और किसानों से डायरेक्ट ही कर वसूली शुरू कर दी। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि टैक्स जो वो ले रहे थे, जो अवध के नवाब टैक्स ले रहे थे, उससे 20 लाख रुपए ज़्यादा था कुल मिला करके, यानी आज के कम से कम करोड़ों में ये बात चली जाएगी। फिर और धीरे धीरे और लगान बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता था प्राचीन समय में, मैं बता रही हूँ, कि महामारियाँ आती थी, प्राकृतिक आपदाएं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आ जाना, अकाल पड़ जाना या कोई कीड़ा लग जाना। ऐसे में लगान जो है कई बार माफ़ कर दिया जाता था, स्थगित कर दिया जाता था, उसकी दर कम कर ली जाती थी, उपज के अनुसार दर ली जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने तो जो एक बार तय कर लिया, ये राशि है, अगर 5 लाख की राशि है तो आपको 5 लाख ही देना है, चाहे फसल पूरी तबाह ही क्यों नहीं हो गई हो। अब इसमें 1822 के रेगुलेशन में हॉल्ट मैकेंजी ने आकर्षित किया ध्यान कि उत्तरी भारत में ग्राम समाज है जो कि भूमि का सर्वे करता है, भूमि के अधिकारों का लेखा जोखा करता है, प्रत्येक गांव और महल से कितनी भूमि लेनी है, ये इस तरह से व्यवस्था कर दी जाए। और इसको 1822 के रेगुलेशन 7 के द्वारा इस सुझाव को कानूनी रूप दे दिया गया। कहा गया टैक्स जो है वो 30% निर्धारित कर दिया गया जो ज़मींदारों को देना पड़ता था। जहाँ ज़मींदार नहीं थे वहाँ उन्होंने ग्राम सभा को कर दिया। ठीक है। भूमि पर जहाँ ज़मींदार नहीं थे उन्होंने 95% टैक्स दे दिया, यानी 100 में से 95 रुपये कंपनी की सरकार लेगी और 5 रुपये किसान को मिलेंगे फसल के उत्पादन के। अब जब ये इतनी शोषण पूर्वक व्यवस्था हो गई तो ग्रामीणों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ये अपनी कठोरता के कारण व्यवस्था टूट नहीं थी। तो 1833 के रेगुलेशन में जो है ये कर दिया गया कि इसको थोड़ा इजी बनाया जाए, एक सिंपल से एक औसत एवरेज टैक्स निश्चित किया जाए। पहली बार ऐसा हुआ कि खेतों की नक्शे बनाए गए, पूरी की पूरी जो है सारनियाँ बनाई गई, रजिस्टर्स बनाए गए कि किस तरह से लगान की वसूली करनी है। ये व्यवस्था लागू हुई मार्टिन बर्ड की देखरेख में। इसी कारण मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत के राजस्व व्यवस्था का या भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया या भूमि कर व्यवस्था के जनक कौन थे? मार्टिन बर्ड। अब क्या किया गया, हर एक भूमि का सर्वे किया गया, किसका खेत कहाँ से कहाँ तक है, उसकी बाउंड्री या परिधियाँ तय कर दी गई। इसके अलावा बंजर भी है तो वो पता कर दिया गया कि ये ज़मीन बंजर है या उपजाऊ नहीं है, उनको अलग कर दिया गया, उपजाऊ और बंजर ज़मीनों को। इससे क्या हुआ, बंजर ज़मीनों को अब किसानों को उस पर लगान नहीं देना पड़ता था। उसके बाद में पूरे गाँव में कितनी ज़मीन है जिस पर खेती हो रही है उसका एक भूमि कर निश्चित किया गया। ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि इतना करने के बाद भी अधिकारियों को जो लोकल ज़रूरतें हैं, स्थानीय आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार एडजस्टमेंट करने का, समायोजन करने का अधिकार दिया गया। ये व्यवस्था 30 वर्ष के लिए की गई। ठीक है। लैंड जो है 66% उपज का कर राज्य सरकार का भाग निश्चित किया गया। अब इस व्यवस्था की दिक्कतें क्या क्या थी, बाद में जो इसको 50% तक लाया गया। लेकिन आप सोचो कि किसान की जो उपज है उसका 50% उससे ले लिया जाएगा तो उसके पास बचेगा क्या?
दूसरा जो कि समायोजन या एडजस्ट की बात करी, लगान के अनुमान के आधार पर होगा। तो इससे क्या हुआ, अधिकारी किसानों से तो 66% या उससे अधिक दर से लगान वसूलते और कंपनी को कितना देते ये उनके ऊपर था, वो अपनी ही जेबें भरने लग गए। बेचारे किसान ना तो पढ़े लिखे थे, ना उन्हें ये पता था कि इस तरह का समायोजन हो भी सकता है। वो सिर्फ बदहाली में जीने को, अपनी ज़मीनें खोते रहने को, अपने घर, मवेशी, गहने, बर्तन बेचने को मजबूर हो गए। जब भी कभी फसल की बर्बादी होती तो अधिकारी कागज़ों में तो ये दिखाते कि लगान माफ़ कर दिया जाता था, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसी थी कि किसानों को उसी दर से लगान देना पड़ता था जिस दर से वो अब तक देते आए थे। ठीक है। दूसरा ये हुआ कि सामाजिक रूप से ये विनाशकारी हो गई, क्योंकि ग्राम सभा को दे दिया गया कि किससे कितना लगान वसूलना है इसका ज़िम्मा। तो जो प्रभावशाली लोग थे, जो मुखिया, ज़मींदार, चौधरी, इन लोगों ने क्या किया, अपनी ज़मीन पर तो ये लोग कर दिया ही नहीं करते थे। इसका सारा बोझ पड़ता था जो निर्धन तबके के लोग हैं, जो सीमांत वर्ग के लोग हैं, उन लोगों पर इसका भार पड़ता था। सारा का सारा गांव का कर जो है वो इन गरीबों से वसूला जाता था, और जो प्रभावशाली सामंत, चौधरी, ज़मींदार ये लोग हैं, ये कर की राशि नहीं दिया करते थे। इन सब का दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। किसानों की स्थिति धीरे धीरे निर्धन और निर्धनतम होते जा रहे थे, और अधिकारियों के साथ साथ चौधरी भी जो है इस व्यवस्था का फ़ायदा उठाने में सफल रहे। अब बच्चों, अंग्रेज़ों की जितनी भी भू राजस्व व्यवस्थाएं मैंने बताई है, जब हम बात करेंगे कि उनकी कमी क्या थी, उनमें क्या कमियां थी जिनके कारण हम उनको सही नहीं कहते, तो उनकी जो मुख्य कमी थी सब में यही थी कि सभी व्यवस्थाओं में पहली चीज़ तो ये भू राजस्व की दर बहुत अधिक थी। कहीं वो 50% थी, कहीं 66% और कहीं कहीं 80% तक ये दर हो जाया करती थी। तो जब किसान की फसल का इतना हिस्सा उससे ले लोगे तो किसान के पास अगली बार बीज बोने के लिए धान के अलावा कुछ भी बचने वाला नहीं था। उसकी व्यवस्था थी कि उससे और उसके परिवार को एक समय का खाना खा कर के गुजारा करना पड़ता था। दूसरा, ये व्यवस्थाएं जो थी तीनों ही, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, चाहे महालवाड़ी हो या चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, ये बहुत दृढ़ थी। कभी फसलें बर्बाद आज भी आप देखते हो जाया करती हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी अकाल पड़ जाते हैं, फसलों में कीड़ा लग जाता है। और ये मैं आज से 200 साल पहले की बात कर रही हूँ, 300 साल पहले की, जबकि ये आम बात हुआ करती थी बाढ़ और अकाल। दूसरा, सिंचाई के साधन उस वक्त कोई बड़े बड़े बांध नहीं थे, नहरें नहीं हुआ करती थी, कोई पेस्टिसाइड नहीं थे, कीटनाशक नहीं थे, उन्नत बीज किसानों के पास नहीं थे, उन्नत उपकरण नहीं थे। ऐसे में फसलों की बर्बादी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहा करती थी। लेकिन राज्य को इन सब वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें सिर्फ राजकोष में वृद्धि करके अपने को ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र में अच्छा दिखाने से ही लेना देना था। किसानों की दुर्दशा की तरफ कोई भी ध्यान देने वाला नहीं था। तीसरा, इस व्यवस्था में जो सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी कि हमेशा लगान नकद में, कैश में लिया जाता था। इस बात को मैंने आपने पिछले वीडियो में ही समझाया है। उदाहरण, जनरल उदाहरण मैं आपको आज के समय में ही प्याज का दे करके बताती हूँ। गर्मियों के मौसम में आप सभी देखते हो कि हम सभी लोग 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 2 रुपये किलो तक प्याज खरीदते हैं, क्योंकि फसल नई नई मंडी में आती है, बहुतायत हो जाती है उसकी, और बहुतायत होने से उसके मूल्य जो है वो कम हो जाता है। दूसरा, जब किसान को लगान देना है तब उसको क्या है, उसको उसी वक्त फसल बेचनी पड़ेगी, और उस वक्त फसल की उसकी कीमत क्या आएगी, औने पौने दामों में वो बेचेगा। जैसे प्याज सर्दियों में 100 रुपये किलो है, गर्मियों में वही 5 रुपये किलो हो जाता है। तो वही स्थिति होती थी उसकी। गेहूँ, बाजरा, चावल, मक्की, जो भी अनाज होता था उसको उससे क्या करना पड़ता था, हाथों हाथ मंडी में औने पौने दाम में बेचना पड़ता था। वो संरक्षित भी नहीं कर सकता था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लगान भर दे और फसल को कुछ समय तक, जब तक अच्छे दाम आए तब तक रख सके। भागते थे बेचारे किसान बाज़ारों की तरफ, मंडियों की तरफ अपना माल आधे दामों में बेचने के लिए, ताकि किसी तरह उनकी ज़मीन बची रह सके।
इसके अलावा इस व्यवस्था की एक ये भी खामी थी कि ना सरकार इतना देने के बावजूद भी कभी भी उन्होंने सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की और अच्छे खाद, किसानों को सब्सिडी दे, किसानों को अच्छे यंत्र खरीदने के लिए प्रोत्साहन दे, ये सारी चीज़ें तो सरकार को कोई लेना देना ही नहीं था। उन्हें सिर्फ ब्रिटिश राजकोष को भरना, इंग्लैंड को अधिक से अधिक अमीर बनाना, भारतीय किसानों की बर्बादी के आधार पर, इसी से लेना देना था। इस तरह से ये व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की तरह ख़त्म हो गई। सामाजिक रूप से ग्रामीण समाज दो भागों में बट गया। एक तरफ थे ऊंचे पायदान पर बैठे हुए लोग, चौधरी, ज़मींदार, प्रभावशाली लोग, जो कि लगातार अपनी ज़मीन पर हेराफेरी करके लगान जो है किसानों के लेकर के दर्शाकर छोटे किसानों से अमीर होते जा रहे हैं। और एक तरफ वो वर्ग जो लगातार दूसरे वर्गों का बोझ भी वहन कर रहा है, उसे न इस बात की जानकारी है कि अधिकारियों को कुछ सुविधा है, अधिकारी उनसे पैसे लेकर के अपनी जेब भर रहे हैं। किसान निर्धन से निर्धनतम होते जा रहे थे। ग्रामीण भारत की दुर्दशा के लिए अंग्रेज़ों की यही भू राजस्व की नीतियाँ जिम्मेदार थी। एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, क्योंकि आज भी आप अगर लंदन में देखें तो वहाँ की जो विश्वविद्यालय हैं वो बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भारतीयों की गरीबी का कारण उनका आलसीपन था, उनका जो है काम के प्रति प्रेम नहीं होना, उनका अलौकिक दुनिया में विलीन रहना था। जबकि आप देखो कि भारतीयों से ज़्यादा परिश्रमी कौम शायद विश्व में नहीं है। शुरू से ही भारत एक सोने की चिड़िया था। इस सोने की चिड़िया का एक एक पंख अंग्रेज़ों ने इस कदर नोचा कि ये पर कटी चिड़िया ही 1947 तक जा कर के रह गई। इतना कहकर ही आज के लेक्चर को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।